हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। जनरल स्टडीज़ के पेपर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट अ शॉर्ट नोट और एनालिटिकल नोट ऑन एसएचजीज कंपोजिशन एंड देयर फंक्शन। एसएचजी का सिंपल मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको दो पेपर में देखने को मिल सकता है। ये आपको जीएस पेपर नंबर 3 में भी देखने को मिल सकता है और जीएस पेपर नंबर 2 में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन दोनों के लिखने का तरीका बड़ा डिफरेंट रहेगा। जब हम पेपर नंबर 2 के बारे में बात करते हैं तो पेपर नंबर 2 में हमें यहाँ पर प्राइमरली इसके पॉलिटिकल फंक्शन और साथ ही साथ में इसकी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में हमें यहाँ पर मेन फोकस करना होता है। लेकिन जब हम पेपर 3 के बारे में लिख रहे होते हैं तो हमें यहाँ पर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के बारे में ज़्यादा लिखना होता है। थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इसके आंसर को लिखने के तरीके में। अब वन बाय वन करके अगर बात किया जाए, जैसे यहाँ पर एनालिटिकल रोल पूछा जा रहा है एसएचजी की कंपोजिशन और उसके फंक्शन को लेकर के, और पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन है, तो हम इंट्रोडक्शन में सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं कि आखिर में एसएचजी होती क्या है। स्टार्ट कर सकते हैं हम डेफिनीशन के साथ में कि इसकी डेफिनीशन क्या होती है। फिर हम एसएचजी के हिस्ट्री को लेकर के दिखा सकते हैं कि आखिर में एसएचजी की हिस्ट्री क्या रही है, आज की डेट में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसके बारे में बता सकते हैं। और फिर इसके बाद से इसकी जो फंक्शनैलिटी है, इस फंक्शनैलिटी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। एसएचजी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखा गया है कि एसएचजीज आर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियाज स्ट्रैटेजी टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली अमंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। जो छोटे छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, या फिर बोल सकते हैं कि पिछड़े लोग हैं, वो चूँकि उनको डायरेक्टली बैंक से कोई लोन नहीं मिल पाता है या फिर जो एक डायरेक्ट चैनल है उसके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पाता है, तो ये अपना खुद से इनफॉर्मल तरीके से यहाँ पर पैसे की पूलिंग करके तब जा करके बिजनेस सेटअप करते हैं और इस तरीके से एक अपना ग्रुप बन जाता है जिसको बोलते हैं स्वयं सहायक ग्रुप या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके कंपोजिशन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर 10 से 25 मेंबर हो सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर लोकल वुमेन होती हैं जो कि 18 से 40 साल की एज ग्रुप के बीच में होती हैं। इस ग्रुप में सभी वॉलंटियर बेसिस पर लोग आते हैं और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि ये सेम एक ही जैसे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से निकल करके आते हैं। ये आपस में सेल्फ हेल्प करते हैं और साथ में पीयर कंट्रोल्ड होते हैं। जो मेंबर निकल करके आते हैं वो एक कलेक्टिव वर्क के लिए निकल करके आते हैं, जिससे कि उनकी जो जीविका है या बेटर लिविंग कंडीशन को हम लोग एड्रेस कर सके। द कंपोजिशन इज सच दैट इट इनकरेज म्यूचुअल सपोर्ट एंड कलेक्टिव एक्शन, जो कि यहाँ पर जो मेंबर हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नॉर्मली ये एसएचजी हमें गांव या फिर जो सेमी अर्बन एरियाज, टाउन वगैरह होते हैं वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा समूह के लोग हैं, तो समूह वाला जो लोग हैं वो यही एसएचजी ही होती है। कई बार एसएचजी को कंफ्यूज किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ में, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और एसएचजी लगभग एक ही जैसी चीज़ होती है। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये ध्यान रखना है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है, जिसका अपना खुद का एक स्ट्रक्चर होता है, अपनी खुद के डायरेक्टर्स होते हैं और अपनी खुद की एक फंक्शनैलिटी होती है। लेकिन वही एसएचजी के बारे में बात करें तो अभी भी एक वॉलंटियर बेसिस पर चलता हुआ ग्रुप है। आखिर में इसके क्या फंक्शंस वगैरह होते हैं। अब इसके फंक्शन के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि यहाँ पर नॉर्मली हमें फाइनेंशियल और सोशल फंक्शन ही देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वही अगर मान लो कोऑपरेटिव के बारे में क्वेश्चन होता तो कोऑपरेटिव के बारे में हमें यहाँ पर इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी लिखना होता कि आखिर में वुमेन को किस तरीके से रिजर्वेशन मिलती है, कितने ग्रुप होते हैं, कितने डायरेक्टर होते हैं, क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी होती। फिलहाल एसएचजी के बारे में अगर बात करें तो इसमें पहला फंक्शन होता है इसका फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का, जो प्राइमरी फंक्शन के तौर पर काम करता है। लोग आते हैं, पैसा की पूलिंग करते हैं और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर एक अपना वर्क करते हैं। चूँकि ये ग्रुप एक तरीके से एक्सक्लूडेड है फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर से, इस वजह से इनको अपना खुद का पैसे की पूलिंग करनी पड़ जाती है। दूसरा होता है सोशल एम्पावरमेंट के तौर पे कि लोग यहाँ पर जो भी महिलाएं निकल करके आती हैं वो अपना खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अपना खुद से एक ग्रुप फॉर्म करती हैं और अल्टीमेटली अपने वॉलंटियर बेसिस पर काम करती हैं। स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट भी इसका एक तरीके से फंक्शन है। सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करना, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया और सैनिटेशन हो गया, ये भी कहीं ना कहीं एक इशू बन गया है हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप का। इसके अलावा आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छा खासा फंडिंग मिल जाता है, इनको भी सपोर्ट मिल जाता है और इस तरीके से एक अच्छा खासा काम कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लिया कि किस तरीके से हम लोग इसके फंक्शंस को लिख सकते हैं। लास्ट में
कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ एसएचजी इज डिजाइन टू फॉस्टर अ सेंस ऑफ सॉलिडारिटी अमंग मेंबर्स while their functions extend beyond financial intermediation to include social empowerment, skill development and community welfare। तो हम लोग दिखा सकते हैं कि एसएचजी आज की डेट में काफ़ी रेलिवेंट है, काफ़ी सिग्निफिकेंट, और कहीं ना कहीं ये जो भी हमारे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनको हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी बोलते हैं, इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को आगे बढ़ाने में भी इनका काफ़ी अच्छा योगदान हमें देखने को मिल सकता है। अब एसएचजी के बारे में कुछ यहाँ पर डिटेल्स लिखी गई है जो कि आप रीड कर सकते हो, और फिर एसएचजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे हमारे फ्यूचर एग्जामिनेशन में तो हम उसे अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम में जाकर के। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। ये सारा कंटेंट रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस में वो थीम बेस्ड आते हैं, और एक बार जब आप सारे थीम को कवर कर लेते हैं तो फिर बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना, आंसर को लिखना। इसके अलावा आप आंसर लिख करके सेंड भी कर सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए और फीडबैक के लिए। अब आते हैं वापस से अपनी जरा कंटेंट पे। तो यहाँ पर देखेंगे एसएचजी के बारे में। तो एसएचजी स्मॉल ग्रुप ऑफ लोग हैं जिसमें मेनली महिलाएं देखने को मिल जाती हैं, जो कि 18 से 40 एज ग्रुप के बीच में होती हैं। नॉर्मली हमें रूरल एरिया या सेमी रूरल एरिया में भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर लोग आपस में मिल करके आते हैं और पैसे की पूलिंग करते हैं, एक दूसरे को लोन भी दे देते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, मान लो यहाँ पर 10 लोग हैं, 10 लोग आए और 10 लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, हर महीने 2-2 हज़ार रुपये जमा करना है। तो 2-2 हज़ार रुपये जब जमा करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर 20,000 रुपये पर महीना निकल करके आएगा। अब इस 20,000 रुपये के कॉर्पस के हिसाब से मान लो किसी एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो 2 लाख रुपए की जिसको जरूरत पड़ेगी इस कॉर्पस से पैसा दे दिया जाएगा, और फिर अल्टीमेटली ये पैसा इसी कॉर्पस में इंटरेस्ट के बेसिस पर आ जाता है। तो एक तरीके से ये इनफॉर्मल सेक्टर का फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि फॉर्मल तरीके से जब इनको बैंक लोन नहीं देती है तो फिर ये इसी तरीके से पैसे की पूलिंग करके तब जा करके यहाँ पर इनको हेल्प प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यहाँ पर जो भी पर्पज़ है, जो भी अमाउंट है, जो भी इंटरेस्ट रेट है, जो भी रीपेमेंट शेड्यूल है, ये सारा कुछ ये ग्रुप ही डिसाइड कर रहा होता है। इस ग्रुप में सोशल इश्यूज़ को भी एड्रेस किया जाता है और साथ ही साथ में इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी एड्रेस किया जाता है। क्या है आखिर में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप? सेल्फ हेल्प ग्रुप के कुछ बेसिक यहाँ पर फंक्शन मतलब कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स है कि ये एक वॉलंटियर एसोसिएशन है। नॉर्मली इकोनॉमिकली पुअर लोग होते हैं जो कि एक बैकवर्ड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन से निकल करके आते हैं। इसके अलावा एसएचजीज की अगर हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1984 में पहली बार एसएचजी का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। प्रोफेसर यूनुस के माध्यम से इन्होंने एक ग्रामीण बैंक का मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसके बेसिस पर सोशल इंक्लूजन किस तरीके से किया जाए, सोशल मोबिलाइजेशन किस तरीके से किया जाए, उसके लिए एसएचजी का कंसेप्ट लेकर के ये आए थे। शुरुआत में नाबार्ड अलॉन्ग विद द एनजीओज ये अल्टीमेटली एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं जिसमें एसएचजी और बैंक का आपस में लिंकेज किस तरीके से करना है ये हम लोगों को देखने को मिल जाती है। 1990 में आरबीआई ने एसएचजी को एक अल्टरनेट क्रेडिट फ्लो मॉडल के तौर पर भी ऑब्जर्व किया था। तो ये हम लोगों को हिस्ट्री के बेसिस पर देखने को मिल जाता है। इसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं फ्लो चार्ट को बनाने में, जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में जब डिस्कस किया था वहाँ पर। इसके फंक्शंस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर मेनली 4 तरीके के फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। एक फंक्शन हमें सोशल मोबिलाइजेशन, फॉर्मेशन, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशन ऑफ द पुअर देखने को मिलता है। दूसरा हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन है, तीसरा लाइवलीहुड है और चौथा है सोशल इंक्लूजन एंड कन्वर्जेंस। अब यहाँ पर इसके बारे में भी 1 बाय 1 करके चीज़ें दी गई है। जैसे कि जब हम सोशल मोबिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको और ट्रांसपेरेंट और उसको और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने के लिए एक तरीके का कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें लोकल गवर्नेंस होती है, जो भी लाइवलीहुड कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाता है और जो भी एंटाइटलमेंट्स है उनको एक्सेसिबिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में तो समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पर बुक कीपिंग की जाती है, कैपिटल सपोर्ट किया जाता है और लोन की रीपेमेंट भी की जाती है। लाइवलीहुड को लेकर के भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर लोगों को ईजी वे में लोन मिल जाता है, इनफॉर्मल तरीके से लोन मिल जाता है और जो भी नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर वुमेन अल्टीमेटली आगे बढ़ करके एसएचजी बनाती हैं और फिर एक नॉन फॉर्म एक्टिविटी में अपना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी देती हैं। सोशल इंक्लूजन में देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत तरीके के पब्लिक वेलफेयर स्कीम चलते हैं जो कि इस एसएचजी ग्रुप को और ज़्यादा इंक्लूड कराते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो ए ब्रिज बिटवीन एसएचजी मेंबर एंड सोशल सेफ्टी नेट। तो हम लोगों ने देखा कि सोशल इशूज़, इकोनॉमिक इशूज़ को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, प्लस साथ ही साथ में जो हमारे पॉलिटिकल इशूज़ भी हैं जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, ये सब भी हमें इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से देखने को मिल जाता है। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के अगर एडवांटेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, चाहे वो लेंडर हो या फिर बोरोवर हो। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट भी हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा डिक्रीज्ड इनफॉर्मल बोरोइंग्स होती है कि मनी लेंडर वगैरह के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप समूह से पैसा ले सकते हैं।
बिग कॉर्पोरेट हाउसेस को अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी अपना फायदा होता है और साथ ही साथ में बिग कॉर्पोरेट हाउसेस का भी हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, मान लो कि एक पापड़ बनाने की एसएचजी ग्रुप है, तो एसएचजी ग्रुप क्या करेगी, अल्टीमेटली यहाँ पर पापड़ बनाएगी और फिर वाइट लेबलिंग करके ये जो भी मल्टी ब्रांड्स होती हैं उनको यहाँ पर दे दिया जाएगा। मल्टी ब्रांड्स को इस तरीके से अपना बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ेगा और इस तरीके से जो पापड़ है वो बन करके आया, उसकी क्वालिटी मेजर कर ली गई और अल्टीमेटली मल्टी ब्रांड ने अपना लोगो लगा करके फिर उसको मार्केट में उतार दिया। इस तरीके से जो मल्टी ब्रांड्स हैं उनका भी अपना इकोनॉमिक ग्रुप चल जाता है और साथ ही साथ में एसएचजी है उनको भी एक टेंडर के बेसिस पर इनका भी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो जाता है। यहाँ पर किसी तरीके के कोलैटरल की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो खुद भी पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किए रहते हैं। इसके अलावा सोशल सपोर्ट के लिए भी एक अच्छा खासा यहाँ पर ग्रुप देखने को मिल जाता है। कई तरीके के हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं हमारे इंडिया में ऑल इंडिया बेसिस पर, जैसे कि महिला आर्थिक विकास महामंडल, इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा कुटुंबश्री में देखने को मिल जाता है। नॉर्मली ये हमें कर्नाटक और केरला के एरियाज़ में देखने को मिल जाते हैं। बंधन को नगर हो गया या फिर भगिनी निवेदिता ग्रामीण विज्ञान निकेतन के फॉर्मेट में भी हमें देखने को मिल जाता है। ये सब अलग अलग एग्जाम्पल्स है जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट में हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एसएचजी में कई सारी प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर बेनिफिशियरी का हम पहचान नहीं कर पाते हैं। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ये अभी भी पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल का काम रह गया है। लिमिटेड ट्रेनिंग होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है और स्किल अपग्रेडेशन करना भी अपने आप में यहाँ पर प्रॉब्लम है। हालांकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इन लोगों को प्रॉपर अब स्किल प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं ये जो हमारी स्कीम है ये उतनी ज़्यादा पेनिट्रेटेड नहीं है, उतना ज़्यादा यहाँ पर लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। इसके अलावा लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, मार्केट की लिंकेज का लैक हो गया। इसके अलावा सपोर्ट स्ट्रक्चर इन द कम्युनिटी कि किस तरीके से हम एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना करके इन लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी अभी भी यहाँ पर स्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है। अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो यहाँ पर हमें कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को डेवलप करना पड़ेगा, पार्टिसिपेटरी अप्रोच को और ज़्यादा आगे बढ़ाना होगा, स्किल्स को बढ़ानी पड़ेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और ज़्यादा यूनिफॉर्म करना पड़ेगा, मल्टीपल एंड डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड लेकर के आना पड़ेगा, मार्केट को लिंकेज करना पड़ेगा और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हो गया, मान लो ये हमारे पास में कोई एक ब्रांड कंपनी है, मल्टी ब्रांड कंपनी है, हमें इसको अलग अलग एसएचजी के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड लिंकेज, कि यहाँ पर जो भी मान लो जैसे मान लो फ्लोर है, आटा है, ठीक है, आटे से फिर हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर, एक तो हो गया कि यहाँ पर आपके पास में वीट है, गेहूं है, गेहूं से फिर फ्लोर बना सकते हैं, फ्लोर के बाद में आप रेडीमेड या रेडी टू ईट जो है, रेडी टू ईट यहाँ पर आप टॉर्टिलाज या फिर जो रोटी वगैरह होती है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर एसएचजी को बोल दिया जाएगा कि एक एसएचजी बन सकती है जो गेहूं को आटे में बना करके वाइट लेबलिंग करके कंपनीज को दे सकती है। एक और एसएचजी हो सकती है जो कि ये टॉर्टिलाज वगैरह बना करके रेडी टू ईट मटेरियल के फॉर्मेट में बना करके कंपनी को दे सकती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेज की आगे की ओर में बढ़ते रहते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर हमें मार्केट के साथ में लिंकेज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हमें एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा जिससे कि हर एक ग्रुप का सबका साथ सबका विकास भी हो सके। बाकी स्कीमेटिक कन्वर्जेंस करना, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, ये सब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी एक सॉल्यूशंस के फॉर्मेट में हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एसएचजी ग्रुप है दे हैव प्रूवन टू बी इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर पॉवर्टी एलिविएशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। ये अपने अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकता है कि ये फाइनेंशियल, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ और सोशल इंक्लूजन भी प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है आईसीटी को किस तरीके से हम गवर्नमेंट सर्विसेज में डिलीवर कर सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन है ई गवर्नेंस का, इसे हम ई गवर्नेंस भी बोलते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होती है। इसके अगर हम लोग आंसर को देखा जाए, द एप्लीकेशन ऑफ ICT that is information and communication technology in delivering government services referred to as e-governance। ये जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब सिग्निफिकेंटली इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, मान लेते हैं कि आपको सपोज कहीं से स्कॉलरशिप मिलने वाली है या आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, लेकिन स्कॉलरशिप जो है अब डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में आना है। ठीक है, ये आपके अकाउंट में आना है, आपने सारी डिटेलिंग यहाँ पर दे दी है, आपने बेनिफिशियरी का नाम दे दिया, ठीक है, आपने बेनिफिशियरी का जो भी अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, सब कुछ दे दिया, मतलब अपनी सारी डिटेल आपने दे दी है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू आपके अकाउंट में ही पैसा पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि अगर बीच में हम कैश सिस्टम लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बीच में लोग आ जाते हैं जो कि पैसे को मतलब हेर फेर कर देते हैं। तो अब यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी मेजर हो गई, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तब ना मेजर होगी जब आपके अकाउंट में पैसा आ जाए और आप इस अकाउंट में पैसा आने के पूरे चैनल्स को ट्रैक भी कर सकें कि पैसा आखिर में कहाँ पहुँचा।
तो इसके लिए यहाँ पर सरकार ने अल्टीमेटली यहाँ एक स्कीम या फिर बोल सकते हैं एक बॉडी बना करके रखी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक फंड मैनेजमेंट, PFMS। PFMS एक पोर्टल है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। यहाँ पर आपको DBT के फॉर्मेट में दिखाएगा कि आपका बेनिफिशियरी कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। आप डालेंगे तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम निकल करके आ जाएगा कि आपका पैसा कहाँ तक पहुँचा है, कब तक आपको डिलीवर हो जाएगा। तो ये एक तरीके की ICT का तरीका है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। दूसरा, इसी तरीके से हमारे पास में RTI एक्ट भी देखने को मिल जाता है। तो RTI पोर्टल पर जा करके वहाँ पर आप अपने जो भी क्वेश्चंस वगैरह किसी भी अथॉरिटी से अगर आपको पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आप उसको मतलब कि आप उसको देख भी सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं कि आखिर में कहाँ तक ये हमारा पूरा का पूरा मतलब क्वेश्चन कहाँ तक पहुँचा है, किस डिपार्टमेंट में है, कैसे पहुँच रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं RTI के बेसिस पर। लास्ट में हमें एक जवाब भी मिल जाता है। खैर, अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए फिर आप इस चीज़ को इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मतलब FI मतलब कि चैलेंज भी कर सकते हैं। सो ये बेसिकली हमें ई गवर्नेंस के फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है। दिस ई गवर्नेंस हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। क्या है आखिर में, कई सारे हमें यहाँ पर एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इससे सिस्टम हमारा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा बन गया है। डिजिटल होने से काफ़ी कुछ यहाँ करप्शन फ्री हो गई है। जैसे कि एक और परिवहन पोर्टल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। परिवहन पोर्टल पे यहाँ पर मेनली होती है जितने भी व्हीकल रिलेटेड होते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ही मान लेते हैं आपको बनाना है। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए नॉर्मली क्या होता था कि पहले एक करप्शन अमाउंट ले ली जाती थी, पैसे ले लिए जाते थे और फिर आपका लर्निंग लाइसेंस बना दिया जाता था। फिर थोड़ा पैसा ले करके फिर जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है वो बना दिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने क्या किया, इस परिवहन पोर्टल को पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया है। लर्निंग टेस्ट वगैरह होते हैं उसको पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है कि अब आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एप्लीकेशन पोर्टल पर डालिए, आप अपना डेट लीजिए, स्लॉट लीजिए और फिर लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दे दीजिए, आपको लर्निंग लाइसेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको कहीं से भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली इसी तरीके से जब DL परमानेंट होता है तो आपकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है कि आपने गाड़ी चलाया, आपने कहीं पर कोई गलती नहीं की, और फिर ये सारी चीज़ अपलोड होती है और फिर आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू कर दिया जाता है। तो इस तरीके से डिजिटाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू एक तो ट्रांसपेरेंसी आ गई है, दूसरा अकाउंटेबिलिटी भी आ गई और कहीं ना कहीं करप्शन को भी हम लोग कम करते जा रहे हैं। दूसरी होती है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। ये जो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होती है, एक तो होती है सरकार जहाँ पर आप चीज़ों कर रही हैं, और कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में जो भी पावर होती है, इस चीज़ को हमेशा इस चीज़ को पावर बैलेंस किया जाता है थ्रू द पीयर ग्रुप्स। जो भी पीयर ग्रुप्स वगैरह होते हैं ये लगातार कहीं ना कहीं सरकार की चीज़ों को देखते रहते हैं, गवर्न करते रहते हैं, और अगर इन केस कहीं भी गड़बड़ी देखने को मिलती है तो इस चीज़ को उजागर भी करते हैं। तो इस तरीके से जो पीयर ग्रुप होती है ये हमारा सिटीजन्स पार्टिसिपेशन के थ्रू देखने को मिल जाता है। कोई हमारा इलेक्टेड या रिप्रेजेंटेड ग्रुप नहीं होता है, बल्कि एक वॉलंटियर बेसिस पर होता है, जहाँ पर हमें सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन देखने को मिल जाती है। इस सिटीजन पार्टिसिपेशन के बेसिस पर गवर्नेंस जो भी स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग रिव्यू करते रहते हैं, उस चीज़ को हम रेगुलेट करते रहते हैं। इसके अलावा कन्वीनियंस इन सर्विस डिलीवरी भी हमें देखने को मिल रही है कि अब अगर मान लो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, या फिर मान लेते हैं कि आपने ट्रैफिक चालान आपका निकल गया है उसको पे करना है, कुछ भी अगर करना है तो बड़े आराम से आप ऑनलाइन तरीके से जा करके उसको पे कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल हो गई है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और इस चीज़ को आप देख भी सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कल को FIR ही आपको करनी है, आप पुलिस थाने में जाएं, हो सकता है कि आपकी FIR ना लिखी जाए, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑनलाइन FIR भी कर सकते हैं, और जब ऑनलाइन FIR की जाती है तो फिर इस पर तो एक्शन लेना ही लेना है। तो ये अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं अब डिजिटल माध्यम से पब्लिक को जोड़ा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा अब जो सिस्टम है उसको इफिशिएंट करने की कोशिश की जा रही है। फिर होती है हमारे पास में अकाउंटेबिलिटी। इस तरीके से हमारा सिस्टम काफ़ी अकाउंटेबल बन गया है और हमारा पूरा जो तरीका है कहीं ना कहीं वो भी एक ट्रांसपेरेंट मोड में काम कर रहा है हमारे पास। लेकिन कई सारे चैलेंजेस और इश्यूज़ भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जितना ज़्यादा सिस्टम हमारा डिजिटाइज होते जा रहा है उतना ही ज़्यादा डिजिटल थेफ्ट हो गया, फ्रॉड हो गया, डेटा मिसहैंडलिंग हो गया, सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, ये सब हमें देखने को मिल जा रहा है। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि साइबर अरेस्ट हमें देखने को मिल रही है। ये साइबर अरेस्ट भी कहीं ना कहीं इसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के नाम को यूज़ करके किया जा रहा है। तो ICT अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक अच्छा अगर बेनिफिट दे रही है, तो साथ ही साथ में कई सारे इश्यूज़ और कई सारे चैलेंजेस को भी उजागर कर रही है। मान लो चलो ठीक है, जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड भी काफ़ी लोग जो है साइबर अरेस्ट में फंस चुके हैं और अच्छा खासा पैसा भी दे चुके हैं। वही अगर हम लोग रिमोट एरिया या फिर रूरल एरिया में देखेंगे तो वहाँ पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ लोगों को ट्रस्ट नहीं है।
तो ट्रस्ट ब्रीच कहीं ना कहीं हो सकता है। तो अभी फिलहाल हमें अगर देखेंगे तो हमें दोनों चैनल को हमें यूज़ करना पड़ेगा। वी कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू द डिजिटल मोड ओनली, हमें दोनों को एक मिश्र रूप देखने को मिलेगा। लास्ट में कंक्लूड हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि जो आईसीटी है ये गवर्नमेंट की पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटरी है, लेकिन अभी हमें स्टेप बाय स्टेप करके तब इसके सारे एस्पेक्ट को ओपन करना होगा। हम लोग अगर बात करें ई गवर्नेंस के लिए, ई गवर्नेंस के कुछ यहाँ पर बेसिक्स दिए गए हैं और साथ ही साथ में एडवांटेज भी दिए गए हैं। वन बाय वन करके जरा डिस्कस कर लेते हैं। सो ई गवर्नेंस इन इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस इन द डिजिटल एरिया, इसको हमें इस तरीके से देख सकते हैं कि आईसीटी ने काफ़ी इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया है। दिस इज ऑल्सो प्लेइंग अ पिवोटल रोल इन फॉस्टरिंग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड एंड इम्प्रूविंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ई गवर्नेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो दिस इज री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट थीम सिंस 1990s। जब कंप्यूटर सिस्टम आ गया था तो उसके बाद से फिर आईसीटी का यूज़ भी होना शुरू हो गया था, और फिर आईसीटी का यूज़ प्राइवेट सर्विसेज में तो होने लगा ही, लेकिन साथ ही साथ में गवर्नमेंट में भी इसको हम लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो दिस हैज़ रीडिफाइंड गवर्नेंस, ट्रांसफॉर्मिंग सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। इससे हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो तो मॉडर्नाइज हुआ ही हुआ, साथ ही साथ में एक एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव रिलेशनशिप देखने को हमें मिलता है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में, कि दोनों अब एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट भी करते हैं। आप लोगों को जैसे पता होगा ट्विटर कल्चर एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्विटर कल्चर था। ट्विटर कल्चर का मतलब, जैसे मान लो आप रेलवेज़ में जा रहे हैं और आपको रेलवेज़ में किसी तरीके की कोई कमी मिल गई, या मान लेते हैं किसी की कोई ज़रूरत है, छोटा बच्चा है, उसको मान लो उसकी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, उसको फीड करने की ज़रूरत है, उसको मिल्क की ज़रूरत है, तो ट्विटर पे एक ट्वीट कर दिया जाता था और फिर गवर्नमेंट को अटैच कर दिया जाता था। तो इससे होता था कि अगले जो भी नियरेस्ट स्टेशन था वहाँ पर जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपको मिल जाती थी। ये भी एक तरीके का गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी ही है। इसके अलावा गवर्नमेंट के अपने खुद के भी पोर्टल्स हैं, कई सारे नंबर भी हैं जहां पर आपने देखा होगा फ़ोन करिए और जिस भी तरीके की आपको फीडबैक देनी है, जिस भी तरीके की आपको कंप्लेंट करनी है, जो भी रिक्वायरमेंट आपको है वो आप बताइए, अगले नियरेस्ट स्टेशन पर फिर आपको वो सारी सर्विसेज अवेल करा दी जाती हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ये अपने आप में काफ़ी विजनरी है और काफ़ी बेटर हमें एक देखने को मिल रहा है कि गवर्नेंस को किस तरीके से हम और ज़्यादा पब्लिक सेंट्रिक बना सकते हैं, पीपल ओरिएंटेड बना सकते हैं, ये हमें देखने को मिल जाती है। जितने भी हमारे वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसीज़ हैं, हमें लगभग हर जगह पर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ ई गवर्नेंस देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे भी अब कंट्रीज़ हैं जैसे अज़रबैजान, आर्मेनिया या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ यूरोप की हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि रोड साइड पर ही आपको इस तरीके का जस्ट लाइक एटीएम होता है, वैसे ही यहाँ पर एक सर्विस पोर्टल बना करके रखा गया है, जिस पे आप जाएंगे, टैप करेंगे, तो टैप करने के बाद में जो भी मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल है या पानी का बिल है या फिर कोई चालान है या कोई फॉर्म है, कुछ भी है, तो आप उसको ऑनलाइन यहाँ पर ही इसी पोर्टल के थ्रू, इसी बोर्ड के थ्रू अल्टीमेटली अपना जो कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में लैपटॉप हो तभी आप केवल और केवल सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। आप चाहे तो पब्लिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी जा करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे एटीएम है, पब्लिकली अवेलेबल है, वैसे ही यहाँ पर इस तरीके के सिस्टम्स भी हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है और आपने जो भी काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। इंडिया इस तरीके से जो अपना काम कर रहा है उसमें ये एक आईटी रिवोल्यूशन लेकर के आ रहा है और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में आईसीटी की मदद से काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट भी शो कर रहा है। So this is harnessing ICT's potential has created significant opportunities for social and economic progress, particularly in the developing world. क्या है आखिर में ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस एक तरीके से एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग है जो कि गुड गवर्नेंस लेकर के आता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बेसिस पर पीपल का पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया जाता है डिसीजन मेकिंग करने में। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाने का भी एक तरीका हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली इस ई गवर्नेंस को देखती है, कंप्यूटराइज करती है और कहीं ना कहीं आपस में चीज़ों को लिंक करके रखी होती है। क्या है ऑब्जेक्टिव आखिर में? सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है कि गवर्नमेंट को किस तरीके से हम इफिशिएंट बनाएं, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाएं। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो भी सर्विस डिलीवरी है कैसे उसे सिटीजन सेंट्रिक हम लोग बना सकते हैं और बेटर बना सकते हैं और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं और कितना टाइमली एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी डिजिटल डिवाइड है उसको ब्रिज करना, एम्पावरिंग सिटीजन थ्रू डिजिटल लिटरेसी and enable seamless interaction between government businesses and citizen for inclusive and sustainable government development। तो ये सारे काम हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। यहाँ पर ई गवर्नेंस को एक स्मार्ट गवर्नेंस नाम भी दिया गया। स्मार्ट का मतलब है सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। इसको याद रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इफिशियंट सिस्टम को और ज़्यादा शो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बेसिकली दिखा रखे हैं। द की आउटकम इंक्लूड इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, इनहैंस सर्विस डिलीवरी, रिड्यूस करप्शन, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड स्ट्रेंथेंड democratic practices through citizen engagement. World Bank defines e-governance as using ICT to transform relationship between government, citizen, businesses and other government entities. In simple terms, e-governance enables government operation anywhere, anytime, offering 24/7 एक्सेसिबिलिटी। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल और केवल अपने पेपर नंबर 2 में ही नहीं बल्कि हम लोग ऐसे के पेपर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को याद करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर में क्या क्या एस्पेक्ट हमें ई गवर्नेंस को देखने को मिल जाते हैं और ई गवर्नमेंट में देखने को मिल जाते हैं। जैसे स्कोप में देखेंगे तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट टू सिटीजन होती है और गवर्नमेंट टू बिजनेसेस होती हैं, इंटरैक्शंस। और ई गवर्नमेंट में देखेंगे तो प्राइमरली हमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट है, सिंपल सी बात है। और गवर्नेंस का मतलब होता है शासन किस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर आईसीटी का यूज़ हम लोग हर स्टेक होल्डर पे कर सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट में केवल और केवल इंटरनल प्रोसेस के लिए करते हैं। ई गवर्नेंस में हम क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर क्वांटिटेटिव इन्हांसमेंट की जाती है। एक्सटर्नल और इंटरनल इफिशियंसी इन गवर्नेंस, जबकि यहाँ पर इंटरनल ही होती है, क्योंकि इंटरनली यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। अब इंटरनली का मतलब यही है, तमाम हो सकते हैं। जैसे मान लो किसी की पेंशन ही है तो पेंशन के लिए आप मतलब पोर्टल बना सकते हैं कि कहाँ पर पहुँचा ये, मतलब किसी अकाउंटेंट के पास में है या फिर एओ के पास में पहुँच गया है या फिर जो भी यहाँ पर डायरेक्टर है उनके पास पहुँच गया है। तो सबकी यहाँ पर हमें एक क्वेरी लेनी होती है कि क्या क्या चीज़ें, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें सारा सिस्टम किस स्टेज पे है ये पता चल जाता है। सो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया? डिफरेंट स्टेजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। ARC 2 में भी इसका मेंशन किया गया है। सो फर्स्ट स्टेजेस कंप्यूटराइजेशन, दूसरी है नेटवर्किंग करना, फिर है ऑनलाइन प्रेजेंस को रखना, और फिर है लास्ट हमारा ऑनलाइन इंटरएक्टिविटी। जब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं तो आपस में सब चीज़ों को कनेक्ट कर दिया जाता है। कई सारे इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलपमेंट करने में ऑटोमेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हो गया, पेपरलेस वर्क हो गया, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हो गई, चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, जिससे ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी भी हमें देखने को मिल रही है, किस माध्यम से? ट्रांसपेरेंट सिस्टम के माध्यम से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू, सोशल डेवलपमेंट के थ्रू और स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हमें सारी चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। कई तरह के बेनिफिट्स भी हुए हैं, जैसे कि हमारी इफिशियंसी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें बढ़ चुकी हैं। पेपरलेस वर्क हो गया है, पेपर का यूज़ करना कम हो गया, ब्यूरोक्रेटिक डीले अब काफ़ी कम हो गया है। अब इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा अवेलेबल भी हो गई है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, करप्शन को मिनिमाइज़ कर दिया गया और डिसीजन मेकिंग को और ज़्यादा एनहेंस कर दिया गया है। ई गवर्नेंस सिटीजन पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा एम्पावर करती है। इट एम्पावर्स मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ टू इंक्लूसिव एक्सेस एंड सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। लास्ट में कंक्लूड करते हुए हम लोग यही बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ई गवर्नेंस है ये काफ़ी एक पैराडिम शिफ्ट के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है गवर्नेंस में, जहाँ पर पहले बहुत डिलेड सिस्टम होते थे, काफ़ी इनएफिशिएंट होता था और एक्सेसिबल नहीं होता था, लेकिन वही अब हमें एक गवर्नमेंट की इफ़िशियंसी देखने को मिल रही है। इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच अब हमें देखने को मिल जा रहा है और स्मार्ट गवर्नेंस इसमें और ज़्यादा बेटर आउटपुट देखने को मिल रहा है। अगर हम एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्राइमरली डिजिटल टूल और अलग अलग जो हमारे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जिस पर बिजनेसेस, गवर्नमेंट और जो पीपल है ये सभी एक साथ आ रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल जेम पोर्टल का ही आप ले सकते हैं। जेम पोर्टल बनाया गया है कि गवर्नमेंट को अगर किसी भी तरीके का ज़रूरत होता है, जैसे स्कूल में मान लो स्टेशनरी की ज़रूरत है या मान लो कि कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया है जहाँ पर शामियाने की जो भी कुर्सी मेज की ज़रूरत होती है, तो यहाँ जेम पोर्टल पर गवर्नमेंट जो होती है अपनी रिक्वायरमेंट को लिख देती है और फिर उसके बाद से जितने भी यहाँ पर बिजनेसेस हैं ये अपना टेंडर फाइल कर देते हैं, अपना अपना एक अमाउंट फाइल कर देते हैं और फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट उसमें से जो भी मिनिमम टेंडर होती है उसी को फिर ले लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, एक सिस्टम ट्रांसपेरेंट बना होता है, पता रहता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा कई बार ऑक्शनिंग में भी आप लोगों ने सुना होगा कि ऑक्शनिंग बहुत ज़्यादा 2 नंबर का हुआ करता था, मतलब कि यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब ये सब डिजिटल तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो भी होता है, ऑक्शनिंग हुई, रिपोर्ट गई, फिर जो भी ऑक्शनिंग में फर्स्ट मतलब कि जो सबसे कम बिड वाला है वो सारी चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल होती हैं कि कितनी बिड थी, क्या थी और किस तरीके से डाली गई थी। तो ये सारा सिस्टम जो होता है जब ऑनलाइन कर दिया गया है तो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल भी काफ़ी बन गया है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ई गवर्नेंस कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से देखने को मिल रहा है।
सो ई गवर्नेंस का जो अप्रोच है, दिस इज ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेवरेजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू इनहैंस गवर्नमेंट एफिशिएंसी, सिटीजन एंगेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इनफैक्ट स्मार्ट गवर्नेंस का तो मतलब यही होता है, जहां पर सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के बारे में बात की जाती है। कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेसेस और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ हमें देखने को मिल जाते हैं। एप्लीकेशन भी कई तरीके के हैं, जैसे स्वामित्व स्कीम हो गई, या फिर श्रम सुविधा पोर्टल हो गया, जन सूचना पोर्टल हो गया, सीजी ग्राम्स हो गए, या फिर ई मित्र हो गए। इसके बारे में एक बार रीड कर लीजिएगा, हम लोगों ने वैसे डिस्कस कर ही लिया है। कई सारे गवर्नमेंट टू बिजनेसेस इनिशिएटिव है, जैसे कि स्पाइस प्लस हो गया, या फिर एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इन्होंने अपना एक रजिस्ट्री बना करके रखा हुआ है, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। इसके अलावा परिवेश पोर्टल भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के लिए बनाया गया है, जहाँ पर जो भी इन्वायरमेंट चीज़ें हैं उसको मतलब देखने के लिए है। प्रगति पोर्टल से एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, जहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह किस स्टेज में उसके बारे में पता चल जाता है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी देखने को मिलता है, जहाँ पर जो भी सिविल सर्वेंट्स वगैरह हैं उन लोगों को कैसे ट्रेन करना है, क्या चीज़ें हैं, उसको यहाँ पर देखा जाता है। इसके अलावा ई पोस्टल बैलेट भी है, जहाँ पर लोग अपना पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग भी कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट का भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिल जाता है। इससे हमें एक फीडबैक मैकेनिज्म मिलता है, यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक फीडबैक मैकेनिज्म मिलता है, जिससे कि गवर्नमेंट और ज़्यादा अपने गवर्नेंस को एफिशिएंट बना सकती है। हमें रियल टाइम डेटा पता चलता है, फीडबैक पता चलती है, और सिटीजन एंगेजमेंट हमें डिसीजन मेकिंग में देखने को मिल जाता है। कई सारे हम गवर्नमेंट्स मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रखे हैं अपने सुप्रीम कोर्ट में, जैसे फास्टर लगा करके, इसी अलावा सुपेस लगा करके हम लोगों ने कोर्ट में भी इसका, जुडिशरी में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रूरल एम्पावरमेंट के बारे में अगर बात करें, ई गवर्नेंस का क्या पेनिट्रेशन रहा है, तो 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन स्टिल रिसाइड इन रूरल एरिया। ई गवर्नेंस हैज़ इमेंस पोटेंशियल टू ब्रिज रूरल अर्बन डिस्पैरिटी। इनफैक्ट आज भी लोग देखेंगे तो यूट्यूब जैसे है, यूट्यूब जो है गांव के लोग भी देखते हैं, शहर के लोग भी देखते हैं। गांव के लोग भी अब यूट्यूब देख देख करके शहरों में जो लाइफस्टाइल है, जो मतलब तरीके आ रखे हैं, या फिर यूँ कहा जाए, अब खुद ही देखते होंगे क्रिएटर्स अगर आप देखेंगे तो गांव के भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अच्छा खासा अब मतलब कंटेंट भी बना रहे हैं और अच्छा खासा पैसे भी कमा रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग अब धीरे धीरे गांव को ही और बेटर करते जा रहे हैं। एक स्टार्टअप में भी रिसेंट में मैंने देखा था, जहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर थे बेसिकली, वो गांव के ही लोगों की, फार्मर की इनकम को किस तरीके से बढ़ाया जाए उस पर काम किया जा रहा था, कि और बेटर तरीके से क्वालिटी सीड प्रोवाइड किया जाए, क्वालिटी यहाँ पर हाइब्रिड वैरायटी के सीड दिए जाए, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही थी। और ये सब कहीं ना कहीं गवर्नेंस का ही मेन तरीका देखने को मिल जाता है। ई गवर्नेंस के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम, इफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इंक्लूजन और सर्विस डिलीवरी हमें देखने को मिल जाती है। चैलेंजेस तो खैर आप बता ही सकते हैं कि डिजिटल डिवाइड है, डेटा सिक्योरिटी और रेसिस्टेंस टू चेंज, ये सब हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट में हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर डेवलप करना है, साइबर सिक्योरिटी को और ज़्यादा हमें बढ़ाना है, और पब्लिक अवेयरनेस हम लोगों को करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, फेलियर ऑफ सार्क फोर्स्ड पीपल टू स्ट्रेंथन बिम्स्टेक, एक्सप्लेन। अब यहाँ पर बेसिकली जो बात की जा रही है वो ये है कि सार्क किस तरीके से फेल होता है और कैसे बिम्स्टेक को हम लोग और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कि बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस अब बहुत ज़्यादा बढ़ते आ रही है, एंड दिस हैज़ ऑल्सो पोज द चैलेंज ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सार्क। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चूंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टेंशन है, इस वजह से कहीं ना कहीं हमें सार्क की ही अपने आप में इसकी जो कह सकते हैं इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो गिरते जा रही है। कई तरीके के, जैसे पॉलिटिकल टेंशन होना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को मतलब कम हो जाना, या फिर सपोर्ट फॉर टेररिज्म होना, मीडियोकर परफॉर्मेंस होना, ये सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं जो अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना भी चल रहा है, और उसमें जो पाकिस्तान की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो फोर्सिंग द इंडिया टू स्ट्रेंथन बिम्स्टेक इंस्टीड ऑफ सार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन क्वाड। क्वाड से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार करके रखिएगा, क्योंकि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस भी बहुत हैं। हम लोग आगे भी डिस्कस करते ही रहेंगे, क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी आए हुए हैं और इसके इर्द गिर्द में जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। सो अगर इसके आंसर के बारे में बात किया जाए तो जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है इस क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में, जिसे हम लोग क्वाड के नाम से भी जानते हैं, इसमें कई सारे रेशनाले देखने को मिल जाते हैं। जैसे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, जो इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो इसकी बढ़ती मिलिट्री प्रेजेंस है, जो इसके बढ़ते एक तरीके से इनफॉर्मल कोलोनाइजेशन है डेप्थ ट्रैप के फॉर्मेट में, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जा रही है। उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्वाड एक बड़ा अच्छा ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को प्रमोट करना, क्वाड एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम को प्रमोट कर रहा है, जहां पर लॉज को, जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, इन सभी को कैसे हमें एक फॉर्मलाइज तरीके से लेकर के आना, इसके बारे में बात करता है।
इसके अलावा रीजनल और ग्लोबल चैलेंजेस में किस तरीके से कोऑपरेट करना है, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गई, काउंटर टेररिज्म हो गया, डिजास्टर रिलीफ हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गई, साइबर सिक्योरिटी हो गई, इसके अलावा स्पेस मिशंस हो गए या फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हो गए। ये सब कहीं ना कहीं रीजनल और ग्लोबल चैलेंजेस को आपस में कोलैबोरेट भी कर रहा है। इसके अलावा क्वाड मेंबर जो है वो बायलैटरल रिलेशन को भी और बेटर तरीके से अपने इन्हेंस कर रहे हैं, जिसमें यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी आपस में अपने रिलेशन को और बेहतर करते जा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो या फिर इन्वायरमेंटल हो। इंडिया के जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है उसको भी इन्हेंस करने का एक तरीका हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट में हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है इन द क्वाड इज मोटिवेटेड बाय कंबाइंड स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस इंक्लूडिंग इंडिया इन नीड टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस, अपहोल्ड अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम एंड कोलैबोरेट वेरियस चैलेंजेस टू स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज एंड इनहैंस इट्स ग्लोबल स्टैंडिंग। जो हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया हमारे क्वाड से रिलेटेड। हालांकि क्वाड की और डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशंस, तो वहां पर भी आप लोगों को काफ़ी कुछ मिल जाएगा जानकारी। इसके अलावा अगर बात किया जाए, अभी एक और क्वेश्चन आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंसी इन G20 डिस्कस। अब देखिए ये G20 में अगर देखेंगे तो इंडिया की प्रेसिडेंसी थी, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस बार के एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया के पास में एक अच्छा खासा पोजीशन था जिसके थ्रू ग्लोबल चैलेंजेस, इस इकोनॉमी को कैसे हमें स्ट्रेंथन करना है, कैसे अपने अलायंसेस को बिल्ड करना है, कैसे इन्वायरमेंटल एक्शंस लेने, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसी इंडिया के प्रेसिडेंटशिप के अंदर में ये सारी चीज़ें पर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। जैसे क्लाइमेट चेंज पर हम लोगों ने अच्छा खासा यहाँ पर डिबेट हुई, इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, सोशल प्रोटेक्शन को लेकर के और हेल्थ केयर के लेकर के, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में लिखी गई हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके अदर बेनिफिट्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इंडियाज प्रेसिडेंसी प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू इंगेज विद अदर मेजर पावर ऑन द ग्लोबल इशूज एंड इंडियाज प्रेसिडेंसी हेल्प इट बिकम्स अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ये हमारे लिए एक अच्छा आंसर के तौर पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स हैं जो G20 में इंडिया के प्रेसिडेंटशिप के बारे में बताती हैं, तो इसको एक बार आप लोगों को गो थ्रू कर लेना। मैं एक बार जस्ट रिव्यू करा देता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर। शुरुआत में यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया की जो लोगो है, जो हम लोगों ने एक हमारा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को लेकर के एक हम लोगों ने लोगो बनाया था G20 की इंडियाज प्रेसिडेंटशिप को लेकर के, जिसमें 7 मतलब पेटल्स थी, लोटस के 7 पेटल्स थी और उस पर लिखा हुआ था वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ पर नेशनल इंडिया का फैक्ट था जिसमें कि सैफरन, वाइट और ग्रीन और ब्लू इस कलर से बेसिकली इस लोगों को दिखाया गया था। यहाँ पर प्लानट पे कैसे हम हार्मनी को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे लाइफ को हम प्रो प्लानट अप्रोच लेकर के आ सकते हैं, इसके बारे में बताया गया था। बाकी मिशन लाइफ के बारे में, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को भी प्रमोट किया गया था और अमृतकाल को भी यहाँ पर दिखाया गया था। अगर इसके हम सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो G20 हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल GDP का 85% और ग्लोबल ट्रेड का 75% और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये सब हमें G20 के ही अंतर्गत देखने को मिल जाती है। यहाँ पर 200 से ज़्यादा मीटिंग हुई थी और 32 अलग अलग सेक्टर्स में हुई थी, जो कि अलग अलग एरिया में हुई, न्यू दिल्ली में हुई, इंदौर में हुई, बनारस में हुई, कई जगहों पर हमें देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने भी वुमेन एम्पावरमेंट, डेमोक्रेसी और डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे और आगे बढ़ाना है इस पर अपने व्यूज़ दिए थे। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसको भी फोकस किया गया था। इसके अलावा ग्लोबल कॉमन गुड, कैसे हमारे पूरे विश्व के लिए ग्लोबल कॉमन गुड क्या हो सकती है, उस पर भी डिबेट एंड डिस्कशंस हुई थी। इंडिया की प्रेसिडेंसी के दौरान में इंडोनेशिया और ब्राज़ील अलग अलग मतलब कि they will along with India would form the G20 Troika, ये यहाँ पर किया गया था। This would also be the first time Troika would consist of 3 developing countries and emerging economies. This is also important. So it is hoped that result there would be a shift in the balance of power between G20 favoring emerging economies to have a greater share in the decision making. अब यहाँ पर अगर हम लोग इंडोनेशिया के प्रेसिडेंटशिप 2022 के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो ये बेसिकली बाली इंडोनेशिया में हुई थी, जहाँ पर यूक्रेन रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। यहाँ पर कई सारे हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं, जैसे हेल्थ को लेकर के यहाँ पर बातें हुई थी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल लिटरेसी को लेकर के बात हुई थी, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, फोकस ऑन ग्लोबल इकोनॉमी और रशिया का जो एग्रेशन था उसको कैसे हम कंडेम करें उसके बारे में भी बात की गई थी। कई सारे हमें यहाँ पर चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, मेजर इकोनॉमी के बीच में स्लो डाउन होना, अभी रिसेंट में रिसेशन में काफ़ी कुछ देखने को मिल जा रही है, परसिस्टेंस हाई इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ गई है, यूक्रेन का और रशिया के बीच में जो वॉर चल रही है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। इंडिया के प्रेसिडेंटशिप से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फोकस की गई हैं। इंडिया के प्रेसिडेंटशिप की एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी थी फॉर द इंडिया टू कंट्रीब्यूट ग्लोबल एजेंडा ऑन अर्जेंट इशूज ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस। दिस इज ऑल्सो अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फॉर पोस्ट कोविड एज।
कैसे हम लोग पोस्ट कोविड के बाद से आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए इंडिया जो होता है ग्लोबल साउथ लीडर के तौर पर इमर्ज होकर के भी आता है। तो हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया हमारे G20 में क्या क्या चीज़ें थी और G20 के क्या सिग्निफिकेंस है और इंडिया का क्या यहाँ पर प्रेसिडेंटशिप रोल रहा था। तो इस तरीके से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये एक इंपॉर्टेंट थीम बेस्ड सीरीज चल रही है जो पास्ट ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर जो इंपॉर्टेंट थीम्स है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और इस PDF को अगर आप गो थ्रू कर ले जाएंगे तो मेरे हिसाब से एक अच्छा आपको मेंस में रिजल्ट देखने को मिलेगा।